सर और आप हैं दीपक साइंस जोन में। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वो क्लास 12 फिजिक्स के लिए ये छठवां लेक्चर होगा और इसमें आज हम पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? ये जो टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंतर्गत इसके बिटवीन में हम क्या करेंगे, तीन टाइप्स के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, तीन टाइप के क्या पढ़ेंगे हम लोग, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में है क्या। जब अगर हम कंडक्टर देखें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कंडक्टर होंगे, किसी का शेप अलग होगा, किसी का साइज अलग होगा, और हर कंडक्टर अपने शेप और साइज के अकॉर्डिंग क्या कर लेगा, बहुत सारे चार्ज को कैरी करके रखता है। क्या करता है, बहुत से चार्ज को वो कैरी कर करके रखता है। अब वो कैरी करेगा, उसको हम कैसे बताएंगे कि उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है या उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो जिस तरीके से हमने क्या किया था, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, ठीक है, वैसा ही अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के कंडक्टर हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के जो कंडक्टर हैं, उनके अंदर जो चार्ज है वो किस तरीके से उनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। पहला आता है, फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा से। और व्हाट इज अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसका डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, आप लिखेंगे, ठीक है। द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं कंडक्टर बना रहा हूं, ठीक है, सपोज मान लीजिए इसका लेंथ कितना था, L था, ठीक है। इसके मैं थोड़े थोड़े स्लाइड्स बनाता हूं, इसका पर यूनिट लेंथ ले लेता हूं। सपोज ये जो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इस तरीके से जो आर्क बना रहा हूं, ये इसके पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसके पर यूनिट लेंथ पर अगर चार्ज क्या है, Q Q Q टिल द एंड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर के आखिरी तक। जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सैलेड बनाते समय स्लाइड बनाते हैं, ठीक है, खीरे का या कॉपी, अगर एक बुक है तो बुक का अगर एक एक पेज को पढ़ ले तो उसमें अपने आप में वो एक क्या है, स्लाइड है। वैसे ही इस कंडक्टर के स्टार्टिंग टू एंडिंग पर यूनिट लेंथ पर अगर चार्ज Q है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा, और लैम्डा इसको क्या होता है, Q by L। चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ, चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट कैन अगेन रिटन एज, इसको हम लोग dq डिफरेंशिएशन फॉर्म में भी लिखते हैं, dq अपॉन dl, dq अपॉन dl, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण या लीनियर चार्ज के कारण अगर किसी पॉइंट पर मुझको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। किसी पॉइंट पर मुझको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो चलिए, ये एक लीनियर चार्ज है जो प्लस चार्ज से यूनिफॉर्मली क्या है, चार्ज है, और ये प्लस चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ओके सी। अब क्या करते हैं, इससे r डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लेते हैं। सुनिएगा, एक लीनियर चार्ज है, ठीक है, लेंथ कैसा भी है डजंट मैटर, ठीक है, ये लेंथ, इसमें एक लेंथ है, भले ये आर्क शेप का आपको दिख रहा है, बट एक लीनियर चार्ज है जो प्लस चार्ज से यूनिफॉर्मली क्या है, चार्ज है, इस पर ये प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। उससे r डिस्टेंस पर मुझको क्या करना है, पॉइंट P पर क्या निकालना है, बोलिएगा, फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, फोर्स, ठीक है। अब वो फोर्स कैसे होगा, वो फोर्स कैसे होगा, इस पॉइंट P पर हमको क्या निकालना था, फोर्स निकालना था, ठीक है। हमको मालूम है कूलम का लॉ क्या बोलता था, कूलम्स लॉ दुनिया का, बिकॉज हमने पढ़ा था कूलम्स का फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिएगा, Q1 Q2 अपॉन R ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एक तो इसका खुद का चार्ज है, सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। इस प्लस Q चार्ज का जो चार्ज है वो क्या था, सपोज ले रहा हूं मैं उसको क्या, Q। सपोज इस ये जो लीनियर चार्ज था उस पर जो चार्ज उसको मैं क्या ले रहा हूं, प्लस Q, सी। और यहां पर मैं क्या करता हूं, इन्फिनिटी से जब Q0 को ला करके पुट अप करता हूं, दैट इज Q0 चार्ज। क्या चार्ज, बोल, किस चार्ज की बात बता रहा हूं मैं, Q0 की बात, ठीक है, जो हमारा एजम्पशन है। तब हम लोग क्या लिखेंगे, सुनिएगा, मैं एक ही डेरिवेशन कराऊंगा, इसके बाद के डेरिवेशन आप खुद से समझ जाएंगे। हम लोग लिखेंगे F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। बट यार ये इसका जो लेंथ है मुझे नहीं मालूम, इसका लेंथ कितना है ये मुझे नहीं मालूम, हो सकता है बहुत लंबा हो। लेकिन अब क्या करेंगे, ऐसे केस में हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। और सुनिएगा, बिकॉज हमको ये भी तो मालूम है कि इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना था, लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना था, लैम्डा। तो मैं बोल सकता हूं, ध्यान देना, तो मैं बोल सकता हूं बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू dq by dl, dq by dl, dq by dl। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझको क्या मिल जाएगा, dq is equals to lambda into dl, lambda into dl, ठीक है। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में लेता हूं, अगेन द फॉर्मूला इज रिटन एज 1 by 4 pi epsilon naught, ठीक है। या मैं q नॉट को यहां पर लिख लिया हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं इंटीग्रेशन के टर्म में इसको लिखने वाला हूं। अब इस q के प्लेस पर q को मैं dq एज्यूम कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार मैं डायरेक्ट नहीं करता, मैं इसको ऐसा ले लेता हूं, अपॉन आर स्क्वायर लिया हूं। अब इस dq के प्लेस पर इस वैल्यू को पुट अप करते हैं हम लोग, देखिएगा क्या होगा। सो q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटीग्रल ओवर, ठीक है, बिकॉज ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका मैक्सिमम लेंथ कितना होगा, l, तो मैं l के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं। और dq के प्लेस पर क्या पुट अप कर देंगे बेटा, लैम्डा dl अपॉन लैम्डा, देखो लैम्डा dl, q किसके प्लेस पर पुट अप किया मैंने, इसके प्लेस पर r ऑफ स्क्वायर, तो ये इसका फॉर्मूला हुआ, ये इस पर फोर्स हुआ, ठीक है, एक लीनियर चार्ज बॉडी पर। सो इट कैन रिटन एज k q नॉट, देखो 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट तो हम लोग क्या बोलते थे, कांस्टेंट k, ठीक है। तो इसको इन टर्म्स ऑफ k भी लिख सकते हैं, किसी बुक में इस तरीके से देगा, किसी बुक में इसको वेक्टर फॉर्म में देगा, तो हड़बड़ाना नहीं है, सेम चीजें हैं, वही फोर्स है जो उस पर लगने वाला है। सी, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हमको मालूम चला कि द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। डिफरेंशिएशन फॉर्म में इसको ऐसा लिखेंगे, और ठीक है, और एक पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसके कारण जो फोर्स लगेगा दैट इज F इक्वल्स टू Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ओवर लेंथ लैम्डा dl अपॉन r ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये था कंप्लीट डेरिवेशन, किसके लिए था, आपके लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है बेटा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, डेंसिटी बोलो, चलेगा। आगे बढ़ते हैं अपन, ये है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी। सेकंड है सरफेस, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम लोग, सिग्मा से। किससे करेंगे, सिग्मा से। लेट्स सी हाउ। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया, the charge present in per unit area of the conductor is known as surface charge density, is known as surface charge density or distribution. Let's see how. अगर ये बहुत बड़ा एरिया था, इसमें बहुत सारे स्क्वायर है, दैट इज वो रिप्रेजेंट कर रहा है पर यूनिट एरिया। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, अगर ये पर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका एक्चुअल एरिया ए है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और क्या बोलेंगे, द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सुनिएगा, इस ए को हम लोग एस भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Q बाई एस, किसी बुक में ए, किसी बुक में एस देगा, हड़बड़ा नहीं। सो डिफरेंशिएशन फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dq अपॉन dA, dq अपॉन dA। आया समझ। अब इसके लिए फिर से मैं फोर्स निकालता हूं, ठीक है। सुनिएगा, ये एक एरिया था, ये क्या था, एक एरिया, ठीक है, और यूनिफॉर्मली क्या है, ये चार्ज, इसमें चार्ज है, ठीक। अब इसके कारण ध्यान दीजिएगा, ये एक एरिया हो गया, इसके कारण मेरे को क्या करना है, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट पे, जिस पर मेरे को क्या निकालना है, जिस पर मुझको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। वही कूलम्ब्स के लॉ को फर्दर मैं यूज करूंगा r डिस्टेंस पर, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर जो चार्ज है q, और यहाँ के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्या, q नॉट, जो कहां से आता है, इनफाइनाइट से आता है। तब इसके लिए जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा वो होगा F इक्वल्स टू q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्रीवियस केस जैसा हमने पहले किया था बिल्कुल वैसा करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर हो जाएगा s, सरफेस के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। इसको a को s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो गया s, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इसका कुछ नॉर्मल भी है, उसको हम लोग ds से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके नॉर्मल को ds, तो हड़बड़ाना नहीं है। सो ये हो गया इसका ओवरऑल सरफेस विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, बिकॉज हमको मालूम है कि सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा, तो dq हो जाएगा सिग्मा इनटू dA, सिग्मा इनटू dA, या ds भी लिखोगे, बिकॉज मैं यहाँ पर s यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको s से ले रहा हूँ बेटा, ठीक है। अगर मैं इसको s लिखा हूं तो यहाँ पर मैं इसे s से रिप्रेजेंट करूंगा, और क्या लिख दूंगा, बोलिएगा dq के प्लेस पर क्या आएगा, सिग्मा इनटू ds अपॉन r ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसके लिए फोर्स का फॉर्मूला। कहां से आया, जैसा कि पिछले केस में हमने किया था, पिछले केस में कूलम्ब्स लॉ को यूज करके हमने क्या किया था, फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट किया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं,
थर्ड आपका आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये सारे फॉर्मूले याद रखिए कि आने वाले कंसेप्ट में सब चीजें यूज होने वाली हैं, ठीक है। अच्छा, इसके पहले जब हम लोग क्या निकाले थे, अगर हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाला था लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, तो इसके लिए इसका यूनिट क्या होता है, कूलम पर मीटर। मीटर लेंथ मीटर में था, ऊपर चले गया तो कूलम पर मीटर, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, कूलम मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा किसमें होता है, स्क्वायर, यूनिट और स्क्वायर में होता है, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये यूनिट्स आप लिख लेंगे, ये बहुत ज्यादा याद रखने का चीज नहीं, खुद से भी आप कर सकते हो इसको। डायमेंशनल फार्मूला यूनिट्स निकालना बहुत इजी है, जो कि आप क्लास 11th में पहले से किया चुके हो। थर्ड पार्ट में आते हैं। अब जो थर्ड है हमारा, अब है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या पढ़ने वाले अपन अब, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कैसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, रो से। हाउ, डेफिनेशन होगा द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। कैसे, अगर मैं बेटा एक क्यूब बनाता हूं, क्या बनाया मैंने, एक क्यूब। आप बचपन में क्यूब खेले हैं, क्यूब कलर अरेंजमेंट करना रहता है, छोटा सा क्यूब रहता है, बहुत क्यूब के अंदर बहुत सारे क्यूब रहते हैं, पूरे ओवरऑल क्यूब मिलके। वैसा ही इस क्यूब के अंदर एक क्यूब है, और ऐसे कई हैं, पर यूनिट क्यूब हैं। ऐसे इस क्यूब के अंदर बहुत सारे पर यूनिट क्यूब हैं, इसका वॉल्यूम v है और इसके पर यूनिट क्यूब पर चार्ज कितना है, q। अगर इसका वॉल्यूम v है और उसके पर यूनिट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज कितना है, q है, इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डिफरेंशिएशन फॉर्म में इट कैन रिटन एज dq अपॉन dv। यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम। वॉल्यूम किस में होता है, यूनिट क्यूब। वॉल्यूम किस में होता है, यूनिट क्यूब। तो क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। ये c कूलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहां तक आगे समझ। अब इसके लिए हम क्या निकालते हैं, फोर्स। सपोज ये एक वॉल्यूम है, जिसके अंदर इस छोटे से वॉल्यूम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिसके अंदर बहुत सारे पर यूनिट वॉल्यूम होंगे, इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, पर यूनिट वॉल्यूम होंगे। इस पर चार्ज क्यू है, ठीक, यूनिफॉर्मली चार्ज इस पे, ठीक है। आर डिस्टेंस पर मैंने क्या किया, पॉइंट पी को एज्यूम किया, इन्फिनिटी में गया, क्यू नॉट उठाकर जैसे यहां पर लाता हूं, क्यू नॉट उठाकर जैसे यहां पर लाता हूं, जहां इसका वॉल्यूम क्या है, वी, वॉल्यूम क्या है, वी, तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा क्यू नॉट अपॉन, बोलिएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम, बोलिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं dq के प्लेस पर। एक्चुअली यहां पर मैं क्या लिखता, dq लिखता, इस q को मैं dq अज्यूम करता, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, रो dv अपॉन r ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के कंडीशन में आपका फोर्स, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के कंडीशन में फोर्स, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहले पढ़ा हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा पढ़ा हमने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड थर्ड हम पढ़े हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और तीनों के कारण किसी बॉडी पर क्या किसी पॉइंट पर लगने वाला फोर्स भी कैलकुलेट कर लिया। इज इट क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, या पॉज करके उतारिएगा इस पर न्यूमेरिकल, हम बाद के लेक्चर में जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा देन हम स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आपने ये तो सुना होगा कि हर एक बॉडी का अपने आप में क्या होता है, क्या होता है, नॉर्मल होता है। हर एक बॉडी का अपने आप में एक नॉर्मल होता है, ठीक है। अगर इस प्लेन पे जहां पर मैं भी खड़ा हूं, अगर इस प्लेन पर मैं हूं तो मैं भी क्या हूं, परपेंडिकुलर हूं। मैं भी इस प्लेन के ऊपर खड़ा हूं, मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर हूं, और जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में नॉर्मल कहां पर है, हमारी बॉडी में हमारे नेवल पे, यहां से, ठीक है। अगर हम खड़े स्ट्रेट तो हमसे ना एक परपेंडिकुलर लाइन जा रही होगी, इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन, वो हमारे बॉडी का क्या होगा, नॉर्मल होगा। अगर कोई प्लेन है तो उस प्लेन के ऊपर भी क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है जो उसके नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है, उसके नॉर्मल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पहला टॉपिक है आज नॉर्मल ऑफ प्लेन और एरिया वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरिया
वेक्टर। जैसा कि आपको क्लास 11th में बताया होगा, जब आप पढ़े होंगे कहीं पर क्लास 11th में बुक में, कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने क्या किया, ये एरिया बनाया है, सपोज ये मेरा क्या था, एरिया था। ये मेरा क्या था, एरिया। ठीक है, तो इस एरिया के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस पर एक नॉर्मल होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, डीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डीएस से। जो इस प्लेन पर क्या होगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री पर होगा। कैसा होगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री पर होगा। सुनिएगा, अगर ये प्लेन है, प्लेन का एरिया अगर एस है या एरिया इसका ए है, तो अगर एस ले रहे हैं तो ये डीएस होगा, अगर ए ले रहे हैं तो ये डीए होगा। तो ये इसका नॉर्मल है, और उसके डायरेक्शन में क्या है, उसका यूनिट वेक्टर एन कैप। उस नॉर्मल के डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर है एन कैप। किसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट होता है। इज इट क्लियर। तो ये हो गया नॉर्मल ऑफ द प्लेन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, नॉर्मल ऑफ प्लेन या एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये हो गया आपका नॉर्मल ऑफ प्लेन। अब बारी आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत एमपी टॉपिक है, इस पे बहुत सारे कंसेप्ट जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, आगे के डेरिवेशन में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अभी तक जो भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एमपी है, कॉम्पिटिशन्स के लिए भी है। ठीक है, लेकिन कुछ बोर्ड्स होते हैं आईएससी, सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड, कुछ टॉपिक्स क्या करते हैं, स्किप करते हैं। कुछ कोई टॉपिक रखते हैं कंपटीशन का, कोई कुछ कंपटीशन के टॉपिक को नहीं रखते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जितना भी मैंने पढ़ाया है, ये पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपका बोर्ड एग्जाम है तो ये जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं सारे आईएमपी हैं। और अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा फाई ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई से। एक्चुअली में फ्लक्स है क्या, एक्चुअली में फ्लक्स है क्या। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम आपको बताते हैं। ठीक है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज ये क्या था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। उस पर ये क्या था तुम्हारा, उस पर ये एरिया है, उस पर ये एरिया है, और जिसका नॉर्मल है क्या, डीएस। जिसका नॉर्मल क्या है, डीएस, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। क्या एंगल फॉर्म किया इसने, थीटा एंगल फॉर्म किया। ये मेरा एरिया था, सपोज ये एरिया क्या था, एस, उसका नॉर्मल है जिस पर परपेंडिकुलर, भले आपको तो तिरछा दिख रहा है, बट सपोज मान लीजिए कि वो नॉर्मल क्या है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। बात समझ रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। इस प्लेन का नॉर्मल डीएस इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, 3D डायग्राम नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, और ये जो एरिया है इस पर, ये जो एरिया है किस पर, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे है। एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। तब इस समय सुनिएगा, इस कंडीशन में जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर है। ठीक है, 90 डिग्री पर हो, और उस समय इससे जितने भी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन निकल रही होंगी, ठीक है, इस एरिया से जितनी भी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन निकल रही होंगी, लाइक दैट, जैसा भी लो। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन है, दिस आर द फ्लक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। फिर से सुनिएगा, डायग्राम समझिएगा। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एरिया है, वो कैसा भी रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एरिया जरूरी नहीं कि वो 90 डिग्री पर हो। ठीक है, बट क्यों 90 डिग्री पर नहीं होना चाहिए और कब पैरेलल होना चाहिए, वो केस मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर से सुनिएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस पर कोई एरिया है, और उस एरिया से 90 डिग्री पर जितने भी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, दीज आर द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। जितने भी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन परपेंडिकुलरली निकलते हैं, किससे, एरिया से। ठीक है, अगर यहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये सब इस पर परपेंडिकुलर है, ये सारे क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है। ये सारे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसी फोर्स ऑफ लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सुनिएगा, अब इसका स्टेटमेंट बोल रहा हूं। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन पासेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस, ठीक है, ऑल द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन पासेस परपेंडिकुलरली टू द प्लेन present in a electric field is known as electric flux। ये आपका डेफिनेशन है। ठीक है, the electric force of line passes perpendicularly to the plane present in electric field is known as electric flux। ठीक है, अगर अब हम ध्यान देते हैं, इस ds के दो अगर कंपोनेंट में बना दूं, ध्यान दीजिएगा, इस ds का क्या करूं, अगर मैं दो कंपोनेंट बनाऊं, क्या बनाते हैं, इस ds के अपन दो कंपोनेंट बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड y एक्सिस। ठीक है, इधर क्या बन जाएगा, ds cos ऑफ
थीटा। क्या बन गया हमारे को ds cos थीटा, इधर बन गया ds sin थीटा। ठीक है, क्या हो रहा है तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं बेटा ई डॉट ds cos ऑफ थीटा। ठीक है, ई डॉट ds क्या करते हैं cos ऑफ थीटा। ठीक है, ये हो गया फ्लक्स का फॉर्मूला। ये क्या हो गया फ्लक्स का फॉर्मूला, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। इज इट क्लियर? डायग्राम थोड़ा समझिएगा, 3D डायग्राम इमेजिनेशन से हमको बताना है। भले ही में कर्व हो सकता है स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा कर्व फॉर्म में हो, स्ट्रेट लाइन हो, बट मैंने यहाँ पर एंगल बना दिया 90 डिग्री। दीज आर द 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर मुझको फ्लक्स चाहिए तो जरूरी है उसके लिए क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अगर मुझको फ्लक्स बनाना है तो जरूरी है उसके लिए क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या प्रेजेंट हो, एरिया, क्योंकि बिना एरिया के मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बना सकता। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं, वेक्टर आपने पढ़ा था, अगर हम लोग कॉस हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं, डॉट प्रोडक्ट। क्या लगा देते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो ये है डॉट प्रोडक्ट का सिंबल फ्लक्स। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब केसेस लेते हैं, क्या लेते हैं, केस लेते हैं। कैसे केस, मैक्सिमम और मिनिमम। आपने फ्लक्स का फॉर्मूला ले लिया, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds cos ऑफ थीटा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब फ्लक्स पे बेस्ड केसेस लेते हैं बेटा। पहला केस, केस 1। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट केस, सुनो। फाई मैक्स के लिए, किसकी बात कर रहा हूं मैं, फाई मैक्स। और फाई मैक्स के लिए क्या होना चाहिए, सपोज ये कोई पॉइंट चार्ज था जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा था, जिसके कारण क्या था, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब सुनिएगा, इस पर एक एरिया है, जिस पर क्या है, एक एरिया दिख रहा है आपको, एरिया। ठीक है, इस एरिया का नाम है S, और इसका नॉर्मल है, इसका नॉर्मल है ds। ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए, सोचने की बात यह है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एरिया 90 डिग्री पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एरिया कैसा है, 90 डिग्री पर है, लेकिन उसका नॉर्मल और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया का नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैसे हैं, पैरेलल। मैं बोल सकता हूं ds पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब समझिएगा, हमको जब एंगल देखना रहता है तो हम नॉर्मल को देखेंगे, किसका, किसी एरिया के नॉर्म। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल मैटर नहीं करता। क्या देखना है आपको, हमेशा एरिया के नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल देखना है कि वो कैसा है। अब चलिए थीटा के लिए पुट अप करता हूं, क्योंकि हमने तो फ्लक्स पढ़ लिया। और फाई ई इज इक्वल टू अपने पढ़ा था ई डॉट ds cos ऑफ थीटा। थीटा के प्लेस पर 0 रखता हूं बेटा, क्या मिल जाएगा, ई डॉट ds। तो देखिए यहां पर मुझको मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा है। इट मींस अगर मुझे मैक्सिमम फ्लक्स चाहिए तो जरूरी है कि एरिया कैसा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर हो। एरिया कैसा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर हो, लेकिन उसका नॉर्मल क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल होना चाहिए। फॉर सपोज ध्यान दीजिएगा, ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया का नॉर्मल है। ये जो ब्लैक कैप आपको दिख रहा है एरिया का नॉर्मल है, और जो ब्लू दिख रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये दोनों आपस में कैसे दिख रहे हैं आपको, पैरेलल दिख रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एरिया उस पर परपेंडिकुलर है, एरिया उस पर परपेंडिकुलर है। और ये ब्लैक पेन जो आपको दिख रहा है, ब्लैक पेन, ये उसके साथ पैरेलल है, जो एरिया के नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों हमेशा पैरेलल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हमेशा पैरेलल होगा, तभी आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। अब आते हैं मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज द मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चलिए देखिएगा। सेकंड केस पे आते हैं, फाई मीन। सेकंड, फाई मिनिमम। ठीक है, फाई ई मिनिमम, फाई नहीं बोलना चाहिए, फाई ई मिनिमम। ठीक है, फ्लक्स को फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीवियस केस में मैंने ई नहीं लिखा था, गोली मारो यार, थोड़ा छोटी छोटी मिस्टेक आप इग्नोर कीजिएगा। सी, हाँ, अब आते हैं फिर से एक चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई था। अब इस केस में क्या हुआ, ये था एरिया S। अब इस केस में इसका नॉर्मल है, देखिएगा अभी नॉर्मल ds, किसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड E और नॉर्मल ds के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कितना बन रहा है, 90 डिग्री, समझ आ रहा है। लेकिन जो एरिया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हो गया, पैरेलल हो गया। एरिया क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल हो गया। सपोज ये एरिया और ये एरिया का नॉर्मल नीचे आ रहा है, और ये ब्लू पेन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में मुझको मिनिमम फ्लक्स मिलेगा। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में फाई एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हमको मालूम है फाई ई इज इक्वल टू
ई डॉट डी एस कॉस ऑफ 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इस कंडीशन में मुझको मिनिमम फ्लक्स मिलेगा। इट मींस फ्लक्स 0 हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर से इस बात को समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जब एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल था तब उसका नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर था, लेकिन जब एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर था उस समय उसका नॉर्मल उसके साथ क्या था पैरेलल। और हमको एंगल किसके बीच का देखना है, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये केस हुए फ्लक्स पर मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आते हैं सॉलिड एंगल पर। ठीक है, सॉलिड एंगल, व्हाट इज अ सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल रिप्रेजेंटेड बाय डी ओमेगा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको अपन लोग, डी ओमेगा से। किससे करेंगे, डी ओमेगा से। कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं विजन है, ये मेरा आंख से मैं देख रहा हूं, ठीक है, अगर कोई सरफेस था ऊपर से नीचे, अगर ये सरफेस है और अगर मैं इसको देखता हूं बेटा, ठीक है, तो आई को मैं अपने आंख को एक पॉइंट मान सकता हूं। ठीक है, तो इस पॉइंट के कारण किसी एरिया पर जो एंगल सबटेंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। व्हाई द नेम इज अ सॉलिड एंगल? ऐसे में तो सिंपल एंगल भी बन सकता था। हाँ, सिंपल एंगल होता है आर्क बाय रेडियस। सिंपल एंगल आपने पढ़ा है आर्क बाय रेडियस, लेकिन सॉलिड एंगल किस पर बनता है हमेशा, किस पर बनेगा, क्लोज सरफेस पर। सॉलिड एंगल कहां बनेगा, क्लोज सरफेस पर। किस पर बनेगा, क्लोज सरफेस पर। सिंपल एंगल ओपन सरफेस पर बन सकता है। सिंपल एंगल जो होता है आर्क बाय रेडियस, सिंपल एंगल हमेशा किस पर बन सकता है, ओपन सरफेस पर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सॉलिड एंगल की बात, किसकी बात करता हूं, सॉलिड एंगल की, तो ये सॉलिड एंगल हमेशा किस पर बनेगा, क्लोज सरफेस पर बनेगा। किस पर बनेगा, क्लोज सरफेस पर। लेट्स सी, सपोज यार ये क्लोज सरफेस है, ध्यान दीजिएगा, ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, और यहां सर, यहां से मेरा विजन है, ध्यान दीजिएगा, लाइक दैट, मैं यहां से देख रहा हूं, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा एरिया था जिसका मैंने ये 2 पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं यहां से देखा, ठीक है, ये आर्क बना और मैं वापस यहां पर आया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कोई चीजें हम कब देख पाते हैं, ठीक है ना, लाइट का एक प्रॉपर्टी होता है ना, हम किसी चीज को कब देखते हैं, जब लाइट रे वहां पे जाती है, टकरा करके वापस आती है, ठीक है, बैकवर्ड आती है, तब हम उस चीज को क्या करते हैं, महसूस कर पाते हैं, ठीक है। तो सुनिएगा, अगर यहां से यहां तक इस पॉइंट पी के लिए जो मैंने क्या लिया है, एरिया लिया है, जो मैंने क्या लिया है, एरिया, इसका कुछ तो नॉर्मल होगा, इसका कुछ तो नॉर्मल होगा, ठीक है। मान लो ये नॉर्मल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डीएस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके नॉर्मल को, डीएस। चलो ऐसा ले लेते हैं, ये नॉर्मल हो गया डीएस, ठीक। अब ये एंगल को हम बोलते हैं डी ओमेगा, ठीक है। अब सुनिए, ये अपने आप में एक पॉइंट था, ये अपने आप में पॉइंट ओ है, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, सपोज मान लेते हैं बी, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या बोलता है, द एंगल सबटेंडेड बाय अ पॉइंट ऑन एनी surface, on any surface is known as, on any closed surface is known as the what, solid angle, is known as the solid angle represented by d omega। मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस बेटा r है और यहां से यहां तक का, एक्चुअली ये भी r है, लेकिन मान लो ये एंगल बहुत छोटा बन रहा है, तो ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ, ये तीनों लेंथ को मैं इक्वल मान सकता हूं, तब एंगल इसको जो आपको फॉर्मूला होता है, सुनिएगा, अगर यहां से इसका नॉर्मल ना, लाइन ऑफ साइट से, लाइन ऑफ साइट किसको बोल रहा हूं मैं, ये देखो ओ से पी तक का जो लेंथ है उसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूं, और यहां से अगर क्या बनता है तुम्हारे पास, थीटा। कितना एंगल बन रहा है तुम्हारे पास, थीटा। तो इसके कंपोनेंट क्या बनेंगे, एक बनेगा ds cos थीटा, इधर क्या बन रहा है, ds cos ऑफ थीटा, इधर बनेगा ds sin थीटा, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेट जा रहा है। मुझको आर्क वाले प्लेस के कंपोनेंट को लेना था, आर्क वाले प्लेस पर क्या बन रहा है, ds cos थीटा। देखो ये जो आर्क है ना, जो सॉलिड एंगल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल सरफेस को, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कौन से कंपोनेंट में आ रहा है ये, ds cos थीटा में। सो एंगल इसको जो आपने पढ़ा था आर्क बाय रेडियस, यही पढ़ा था। अब यहां पर जो एंगल है वो क्या हो गया, डी ओमेगा। क्या हो गया, डी ओमेगा। अगर मुझको सरफेस को कंप्लीट करना है तो मैं यहां से गया, ये आया और वापस आया, ये कंप्लीट डिस्टेंस मुझको ट्रेवल करना पड़ेगा, कि यहां से गया, आर्क बना, मैं वापस आया, तो डी ओमेगा आर्क कितना हो गया, आर्क कितना हो गया यहाँ पर, ds cos ऑफ थीटा। क्या हो गया, ds cos ऑफ थीटा, ठीक है। अब रेडियस की जगह में हमने आर स्क्वायर को लेना है, रेडियस के प्लेस में हमने क्या लिया, आर स्क्वायर। बताओ रीजन क्या था, एक बार आप गए और वापस आए, इसको बोलते हैं क्लोज एंगल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, इसी को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। सो r इंटू आर, दैट इज आर ऑफ स्क्वायर। ये हो गया बेटा आपका डी ओमेगा, ये क्या हो गया आपका
डी ओमेगा, इसी को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, एंगल सब्सटेंडेड बाय अ पॉइंट ऑन एनी क्लोज सरफेस इज नोन एज द सॉलिड एंगल, दैट इज डी ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन r ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे? गॉस थ्योरम। लेकिन उससे पहले ये क्लियर है तो ध्यान दीजिएगा। एक फंडामेंटल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, फॉर एवरी गॉसियन सरफेस, फॉर एवरी, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, गॉसियन सरफेस, ठीक है, डी ओमेगा ऑलवेज इक्वल टू 4 पाई। वाई सर? अब आपके दिमाग में हो रहा होगा यार डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई क्या रीजन है, क्यों ले रहे हैं? ठीक है, हर एक क्लोज सरफेस के लिए, हर एक क्लोज सरफेस तो पहली बात है गॉसियन सरफेस कहलाएगा। ठीक है, और हर एक गॉसियन सरफेस के लिए डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। सुनो मेरी बात, हर एक क्लोज सरफेस इज इक्वल टू गॉसियन सरफेस, और हर एक क्लोज सरफेस के लिए, गॉसियन सरफेस के लिए क्या होगा? इसके लिए डी ओमेगा ऑलवेज टेकन 4 पाई, चाहे वो कैसा भी सरफेस क्यों ना हो, कैसा भी क्लोज सरफेस क्या होना, चाहे रेक्टेंगल हो, क्यूबाइड हो, क्यूब हो, कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, कैसे, अगर मैंने एक ट्रायंगुलर एरिया ले लिया, सुनिएगा, ये इसका सेंटर है और सेंटर में अगर मैं एक्सिस बनाता हूं, ठीक है, और एक क्लोज सरफेस के लिए टोटल एंगल कितना बोल रहा है? डी ओमेगा। टोटल एंगल कितना बोल रहा है? 4 पाई। सुनिएगा, अभी मेरी बात सुनना, ठीक है, अगर मैं ये ले रहा हूं, ठीक है, ये दोनों भी कोलिनियर है, और इस पूरे क्लोज सरफेस को कवर करने के लिए क्या करता है? ये वाला जो रोटेशन है, ध्यान दीजिएगा फिर से, अगर आपको यहां पर विजिबल नहीं होगा, फिर से देखिए, अगर ये क्या था, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, सॉरी ये ट्रायंगल है, और ये इसका सेंटर है, ठीक है, और ये है, टोटल एंगल कितना है वो मेरे को बताना था, ठीक है, दैट इज अ 4 पाई। क्यों? एक सॉलिड सरफेस के लिए, एक सॉलिड सरफेस दैट इज अ क्लोज सरफेस, वो गॉसियन सरफेस कहलाता है। अगर मैं यहां से घूमता हूं तो ये 90, 180, 270, ओवरऑल 360, दैट इज कितना? मेरी बात सुनिएगा, 4 पाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4 पाई? पाई देखो, पाई इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 180 डिग्री। समझिएगा, पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो आप बोलोगे सर आप तो ऐसे किए तो ये 180 हो गया, ऐसे किए तो 180 हो गया। अब सुनिए मेरी बात, क्लोज सरफेस है तो 3D, क्लोज सरफेस मतलब वो क्या है? 3D। अगर मैं देखूं तो वो ऐसा रहेगा। एक बार मैं ऐसे किया, दैट इज पाई पाई, अगेन पाई पाई, ओवरऑल 4 पाई। तो मैं अगर एक एक्सिस एक्स पे ले रहा हूं, वर्टिकल एक्सिस, वैसे एक वाई एक्सिस पर, ठीक है, एक वर्टिकल एक्स, एक वर्टिकल। तो ये समझ आ गया कि हमने क्या लिया? डी ओमेगा फॉर ईच गॉसियन सरफेस विल बी 4 पाई along the longitudinal, along the latitudinal। इधर से ऐसे जाएंगे तो ओवरऑल 2 पाई, ठीक है, ऐसे मूव करते हैं सॉलिड में तो कितना हो गया? 2 पाई, ओवरऑल मिला करके 4 पाई। तो ये हो गया आपका गॉस, ये हो गया आपके लिए क्या? गॉसियन सरफेस के लिए डी ओमेगा विल बी इक्वल टू 4 पाई। अभी गॉस थ्योरम हम पढ़ेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के टॉपिक्स अगर आपको अच्छे से समझ आए हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़ा सा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करते हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स को, खासकर ये जो अभी करंट लेक्चर था, इसको भी एक बार रिमाइंड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे, हम रहे दीपक साइंस जोन के, फिर मिलेंगे चलते चलते।